खबर सितारगंज से है, जहां पर लगभग 2 माह पूर्व फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से हुई करीब 2 लाख रुपए लूट की जो पैसे इकट्ठा करती थी उसने उसके पति ने दोनों ने मिलकर साजिश रची और उसको मोबाइल से उसकी लोकेशन लेते रहे। और जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा तो उसके पीछे जो आदमी उनके रिश्तेदार थे उनसे फ़ोन से बता के उसको लूट लिया। लूटने के बाद ये लोग भाग गए, उनको पाँचों गिरफ्तार कर लिया। 1.5 महीने से फरार चल रहे थे। उनको कल गिरफ्तार किया गया है और आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। तो मेन मास्टरमाइंड जो है यही दोनों हैं, पति पत्नी, और उनको जेल भेजा गया। मामले में पुलिस ने वारदात में शामिल महिला समेत 2 को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से लूट के 3,550 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया है कि 13 जुलाई को फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट अमन शर्मा से 5 लोगों ने झाड़ी मंदिर शक्ति फार्म के जंगल वाले रास्ते पर तमंचा दिखाकर लूट लिए थे। इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने वारदात में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर हल्द्वानी में सरकार के द्वारा लगाए गए खनन पट्टे में बढ़ोतरी को लेकर बुद्ध पार्क में खनन माफियाओं ने एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं खनन कारोबारियों का आरोप है कि जिस प्रकार से खनन कारोबारियों के खिलाफ सरकार ने फिर षड्यंत्र कर रॉयल्टी के दामों में बढ़ोतरी कर दी, जिससे खनन कारोबारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। वहीं बुधवार के अंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर सरकार ने रॉयल्टी को काम नहीं किया गया तो वो लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि रॉयल्टी में बढ़ोतरी होने पर उन्होंने कहा कि हमारे सारे कारोबार प्रभावित। लिहाजा जितने भी खरीदार थे जहाँ मन से माल लेने के लिए मना कर दिया। पिछले साल उनने 1 माह पूर्व नदी बंद कर दी। इस बार भी वो माल लेने के लिए छूट है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कम रॉयल्टी की दरों में माल उपलब्ध हो रहा है। और उसकी वजह से यहाँ पर जो हजारों डंपर पानी है और गोला नदी के और उस रोजगार जिससे कि हजारों लोग जुड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग जुड़े हैं, लाखों लोग जुड़े हैं, उनका सब भूखमरी के कगार पे है। इसलिए आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। इंदर बिस्ते पिछले 2 साल से जो वाहन स्वामी यहाँ पर है, जो गोला और नंदौर में जो खनन कर रहे हैं, वो हमेशा जो है प्रताड़ित हुए आ रहे हैं। उनके आज जो है बहुत उनकी कंडीशन ख़राब हो गई है, जो एक गलत नीति के कारण हमको झेलना पड़ रहा है। हमारा कोई सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारा केवल जो खनन नीति है उसका विरोध है। नंबर 1, हमें चाह रहे हैं कि एक राज्य में एक रॉयल्टी हो। कहीं तो 32 रुपये की रॉयल्टी हो रही है, कहीं जो है समतलीकरण के नाम पर 7 रुपये की रॉयल्टी वसूल हो रही है। जो एक राज्य में दोहरी नीति है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, समतलीकरण का विरोध है। जो समतलीकरण के नाम पर जो है गड्ढे खोद रहे हैं और सस्ती रॉयल्टी में माल खरीद रहे हैं, उसका विरोध है। तीसरा, हमारा जो है जो हमारे रजिस्ट्रेशन वाले ट्रैक्टर हैं उसमें 2-2 टैक्स हमें देना पड़ रहा है, 2-2 फिटनेस करनी पड़ रही है, तो वह एक हो। ये कुछ मांगों को लेकर आज हम प्रभावित हो गए और हम लोगों का परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच चुका है, लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई करने को असमर्थ दिखाई दे रही है। डोईवाला व आसपास के क्षेत्रों में इस वर्ष ग्रासी हंट वायरस ने धान की फसल को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। कृषि विभाग की रिसर्च के मुताबिक तकरीबन इस क्षेत्र में 30 हेक्टेयर धान की फसल खराब हो चुकी है। यह वायरस क्षेत्र में पहली बार देखा गया। इस वायरस के कारण धान के पौधों में बौनापन आ जाता है, जिससे पौधों में धान की फसल की तो मुख्य जो बीमारियाँ थी, जैसे ब्लाइट है, ब्लास्ट, ये बीमारियाँ अक्सर यहाँ पे चलती रहती थी। लेकिन जो ये नई बीमारी आई इसमें बौनेपन की बीमारी, वैसे ग्रासी हंट वायरस का नाम दिया है। वायरस है ये बाहर से पता नहीं कहाँ से हो गया है, इसमें पहली बार दिख रहा है। तो इसको जो पोषक के हमारे वैज्ञानिक हैं, पन्ना के वैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने भी इसको काफ़ी जांच की है इसमें। तो इसमें ग्रासी हंट वायरस क्या कर रहा है, उसको बौना कर दे रहा है उसको। तो ये मेन कुछ जो मोटा धान है या जो हाइब्रिड बीज हैं उनमें आई ज़्यादातर बीमारियाँ। वैसे जो बासमती है और कस्तूरी है, जो यहाँ पे लोकल जो खुशबू वाली जो भी धान लगाए जाते हैं, उनमें नहीं आई इतनी ज़्यादा, लेकिन मोटे धान पे ज़्यादा उसको।
कम से कम 30 हेक्टेयर करीब कम से कम फसल था, 30-35। अपने खेत में उसने हाँ, अभी उन सतनाम उनके खेत में हम लोग गए भी थे और डॉक्टर पन्नार के वैज्ञानिक भी गए थे हमारे साथ, डॉक्टर संजय राठी, उनके खेत में गए थे। कुछ खेत तो ठीक हो गए हैं उनके, जो बासमती या कस्तूरी जो थी, लेकिन जो ये मोटा वाला धान था उनका ज़्यादातर हाइब्रिड वाला, उसको ज़्यादा इफेक्ट किया है इसमें। तो हाँ बिल्कुल किस करवाया जा रहा है पूरे लगभग पूरे ब्लॉक में। हम डॉक्टर राठी और इनके जो पन्नार के अन्य वैज्ञानिक हैं उन लोगों को भी ले गए हैं, स्वयं भी गए हैं, काफ़ी सर्वे हुआ है इसमें। तो मुआवजा देने के लिए तो अभी हम लोगों के पास कोई वो नहीं आई है, लेकिन हम लोग लिस्ट भेजे हैं किन किन लोगों कितना। आज जो सतनाम जी का जो खेत पलटाया उनका कम से कम 10 बीघा खेत था, वो पलटाया गया उन्होंने। वालियाँ नहीं उत्पन्न हो पाती। अधिकतर मोटे धान की फसल को इस वायरस ने अधिक मात्रा में प्रभावित किया है, जिस कारण क्षेत्र के किसान अपनी खड़ी फसल रोकने के लिए मजबूर हैं। इस प्रकार परेशान किसानों की सरकार से मांग है कि उन्हें मुआवजे के रूप में राहत अनुदान मुहैया कराए, जिससे कि वह भविष्य में आने वाले आर्थिक संकट से उभर सकें। खबर सितारगंज से है, जहां पर भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में गुरुवार नगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में एक मानक लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य रविंद्र पाठक की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि रवि रस्तोगी व वैज्ञानिक औद्योगिक सलाहकार अंकित भारद्वाज ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर अपने हुनर का परिचय दिया। प्रतियोगिता में कक्षा 11B के फरमान ध्रुव सिंह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इधर 11B के मोहम्मद ग्यास व करण कुमार चंदा ने दूसरी व 12वीं के पूरन सिंह धामी व सुरेंद्र राजभर तृतीय स्थान हासिल किए। विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यार्थियों को प्रथम पुरस्कार के तौर पर नगद 1000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को 750 रुपये व तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को 500 रुपये दिलाए। इसके साथ ही प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए विद्यार्थियों को विद्यालय की ओर से सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किया गया। हाँ जी, भारतीय मानक ब्यूरो के तहत जो है कार्यक्रम का आयोजन राजकीय इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें जो है हमारे द्वारा बच्चों को यही बताया गया कि जो है भारत मानक ब्यूरो जो है वो मानव की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि हम आज भी जो मार्केट में बहुत सी चीज़ें होती हैं सस्ती के वजह से हम जो है ख़रीद लेते हैं, लेकिन उससे जो है होता क्या है कि सस्ती की वजह से वो ISI मार्का नहीं होती हैं, नकली होती हैं। उसकी वजह से अगर हम उनको ख़रीदते हैं और हमको उनका यूज करते हैं तो उससे हमको बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। और इसके अलावा हमने बच्चों को ये भी बताया कि सबसे अधिक जो है जब भारतीय मानक ब्यूरो है और मानव की सुरक्षा के लिए है तो हमको हेलमेट का उपयोग भी करना चाहिए, क्योंकि हेलमेट का उपयोग ज़्यादातर हम देखते हैं कि रोज़ पुलिस जो है हमारी चेकिंग करती है, लेकिन हम उसके बावजूद भी बड़े जुर्माने के बावजूद भी हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि उस हेलमेट का उपयोग ना करने की वजह से आप देखते हैं कि कई दुर्घटनाएँ घटित हो रही हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने हेलमेट के बारे में भी बच्चों को बताया। हो रहा है भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वाधान में हो रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 विद्यालयों को चयनित किया गया है, जिसमें मेरा भी विद्यालय है, आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज सितारगंज। और इसमें एक अगर संक्षेप में इसका दार्शनिक गवेषणा करें तो इसका मूल मंतव्य यही है कि भारत के लोगों के बीच एक चेतना को जागृत किया जाए कि एक सचेत उपभोक्ता के रूप में उनका व्यवहार हो, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी उनका शोषण न कर सके। हम ISO प्रमाण पत्र को देखें, हम जब प्रोडक्ट खरीदें तो उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, हम ISI मार्का वाला हेलमेट प्रयोग करें। और इस कार्यक्रम में एक बच्चों का प्रतियोगिता हमने रखा है, खासतौर पे सड़क सुरक्षा पर है, वो हेलमेट के बारे में है कि हेलमेट इस्तेमाल करने से हम सभी जानते हैं कि अगर एक रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, उसमें ये बताया गया है कि 64% जीवन को हम बचा सकते हैं अगर कोई व्यक्ति हेलमेट यूज करता है। हमारे समाज के बाइकर्स अगर हेलमेट यूज करते हैं तो हम जो मौतें हो रही हैं उसको 64% तक कम कर सकते हैं। इस ये कार्यक्रम रखा गया है। बहुत धन्यवाद। खबर डोईवाला से है, जहां पर नई शिक्षा नीति एवं भविष्य का भारत विषय पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोटी में गोष्ठी और स्कूल
स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। कार्यक्रम में आपको बताते चले कि काफ़ी लोग शामिल भी हुए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको बता दें कि शिक्षा को भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति भविष्य का नया भारत बनाएगी। नई शिक्षा नीति विश्व में भारत की पहचान बनाएगी। इस अवसर पर विद्या मंदिर परिसर में और मैं उसी क्रम में, क्योंकि ये जो संस्थान है ये निश्चित रूप में भारत की संस्कृति को और उसकी जड़ों को समझना, परखना, उसको बच्चों से जोड़ना और फिर भारत को खड़ा करना, ये राष्ट्र निर्माण की जो ये आधारशिला है, इन बच्चों से मैं बात करने के लिए आज आया हूँ। मेरे ये भी सौभाग्य है कि मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर में शिक्षक रहा हूँ और वहाँ से शिक्षक से लेकर के मेरी शिक्षा मंत्री भारत की जो यात्रा रही है उसमें जो मेरे अपने अनुभव हैं वो मैं बच्चों से भी बांटता हूँ। और देश के चाहे IIT हैं, NIT हैं, आईसर हैं, हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, चाहे CBSE है, चाहे मेरे केंद्रीय विद्यालय हैं, चाहे नवोदय विद्यालय हैं, और चाहे वो हमारे शिशु मंदिर हैं, विद्या मंदिर हैं, इन सभी के साथ एक संवाद करने की मैं लगातार कोशिश करूं। मुझे इस बात अंकुल स्तरीय बौद्धिक प्रतियोगिता में विज्ञान, सांस्कृतिक कला, भाषण एवं वैदिक गणित प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के साथ वेद प्रकाश सेमवाल, संपूर्णानंद थपलियाल, कैप्टन सुरवीर सिंह के साथ सांसद प्रतिनिधि रविंद्र बेलवाल, देवराज काला आदि लोग उपस्थित थे। उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग तूल पकड़ने लगी है। विपक्ष ने सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है। गुरुवार को हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कई बड़े नेता और अधिकारियों के साथ भ्रष्टाचारियों की फोटो वायरल हो रही है। ऐसे में राज्य की संस्थाओं में निष्पक्ष जांच संदेहजनक है। इस कारण कांग्रेस को SIT और विजिलेंस की जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य में हुई सभी भर्तियों की सीबीआई जांच सिटिंग जज की देखरेख में हाईकोर्ट के सिटिंग जज करे तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राजनीति नहीं कर रही है। जो प्रदेश के हालात हैं जिससे भर्ती में घोटाला हुआ है, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग या अन्य संस्थाएं या अन्य एजेंसीज में लगातार घोटाले, भ्रष्टाचार और अवैध नियुक्तियां, पैसे का खेल, पहुंच का खेल दिखाई दे रहा है। और जो गिरफ्तारियां हुई भी हैं, हमें लगता है कि धीरे धीरे ये मामला शांत होने के बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा होता रहा है। हमारी मांग है और कांग्रेस की मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान माननीय न्यायाधीश की देखरेख में, उनकी निगरानी में यह जांच सीबीआई को करनी चाहिए, सीबीआई को सौंपनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रदेश व्यापी एक भर्ती माफिया हावी हो चुका है, कोई ऐसी नियुक्ति अब प्रश्न चिन्ह के बाहर या उस पर आप प्रश्न ना उठाएं, ऐसा अब इस प्रदेश में संभव नहीं है। जो प्रदेश 4 धामों के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश सैन्य धाम घोषित करके प्रधानमंत्री जी गए, आज वो सबसे भ्रष्टाचार में लिप्त प्रदेशों में से उसकी एक शुमारी और पहचान हुई है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े कलंक की बात है, सर्वप्रथम उत्तराखंड वासी होने के वास्ते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस लगातार एक मांग उठा रही है कि एक सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो सारी भर्ती प्रकरण पे। सरकार से पूछा कि भर्ती घोटाले में लिप्त भ्रष्टाचारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा सरकार ईमानदार है तो इसके लिए विधानसभा का 2 दिन के लिए विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज हमें हर विभाग में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिल रहे हैं, जो धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। उन्होंने राज्य में भू कानून के पक्ष में बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड में जमीनों की अंधाधुंध बंदरबाट हुई है। भूमाफिया कृषि उद्यान के नाम पर अंधाधुंध जमीन खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला पहाड़ी राज्य है जहां खुलेआम मनचाहे जमीन